जी समर्थ। हाँ। हम्म। 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 नहीं नहीं, जो ये सर्टिफिकेट है इसका इसका ये फॉर्मेट बताया हुआ है क्या, जो ये लिखा है? हाँ। नहीं, नोटिफिकेशन में ये फॉर्मेट है क्या? नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया। ठीक है। ठीक है। फिर एक बार यही बनवा लो। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम ये सबमिट करना है क्या? हाँ तो बस, तो फिर यही करवा लो। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। 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 कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यही करवा लो फिर। नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या होगा, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे, जब इंटरव्यू देने जाओगे तब आपके पास एक फॉर्मेट आएगा, उस फॉर्मेट के हिसाब से बनवाना होगा। अभी जो है वो बनवा लो। नहीं ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्टेट अपना अपना तरीका उठाएगा। जैसे कई स्टेट्स में तो ये हो रहा है कि आपसे वो शुरुआत में ही सबमिट करवा ले रहे हैं। कई स्टेट में ये हो रहा है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है वो तब मांग रहे हैं। तो ये है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। हम्म। तो अभी कुछ नहीं, अभी सार स्टेट का अपना अलग फॉर्मेट है। हम्म। जी। यस। गुड इवनिंग, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो में कोई भी दिक्कत? यस। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? वेरी गुड इवनिंग। चलो ठीक है, ओके। एक्चुअली मैं क्लास थोड़ी इसलिए लेट हो गई कि मेरे पास किसी का फोन आया था, तो आज शायद किसी स्टूडेंट से भी बात हो रही थी। चांसेस है कि जो आपका 3 ईयर रूल है ना, उसमें हो सकता है ऐसा हो कि ये 3 साल को कम कर दें। अगर जो भी मतलब, चाहे स्टूडेंट साइड बोल दो, चाहे जे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, रिकमेंडेशंस मांग रही है, ओपिनियंस मांग रही है फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कॉलर्स, ये लोग। अगर उन्होंने कुछ हद तक स्टूडेंट के सपोर्ट की बातें की, कुछ हद तक ऐसी बातें की कि यार 3 ईयर इज नॉट मैंडेटरी, कुछ ऐसा इतना जरूरी नहीं है, तो चांसेस है कि ये 3 साल कम हो जाए। बट एज यूजुअल, अपने बहुत ज्यादा इस उम्मीद में मत रहना कि 3 साल कम होगा ही होगा। क्योंकि देखो, आपने बहुत ज्यादा ऐसा उम्मीद कर लेना कि ऐसा होगा ही होगा और फिर वो ना हो, तो बिल्कुल ही ऐसा अजीब सा लगता है कि ये दिल टूटने वाली सी बात हो जाती है। तो बेटर है कि अपने तो रखो कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अपने फोकस रखो अपनी पढ़ाई पे। अपने फोकस रखो कि अपने को, जो भी अपने अभी कोर्स कर रहे हैं, जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, अपने को वो सिलेबस खत्म करना है अच्छे से। बहुत तसल्ली से पढ़ो, आराम से पढ़ो। मान लो क्लासेस कर रहे हो आप, चलो बहुत अच्छी चीज है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ लाइव करते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्लासेस साथ साथ करो और साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। आप सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो कि भैया जो मेरा संडे वाला टेस्ट है वो मेरे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो दैट संडे वाले टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मेरा सारा सिलेबस खत्म होता रहेगा। दूसरा, अगर मैं खुद से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, सिंपल सा तरीका फॉलो करो कि भैया सब्जेक्ट जो है उसका बेसिक लेवल अटेन करना है। ये शब्द क्या बोल रहा है, वो शब्द क्या बोल रहा है, कोई बहुत अजीब सी बात है, अगर छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो कोई कोई बर्ड सेक्शन है, उसमें कोई एक आधी दो लाइनें बहुत अजीब सी हैं, नहीं पता यार क्या बोल रहा है, लेट इट गो। जब क्लास होगी तब पढ़ लेंगे, जब क्लास होगी तब उसमें समझ लेंगे। जिस समय याद कर रहे हो, अगर ऐसा कभी भी होता है ना कि कोई भी चीज पढ़ रहे हो और बीच में कोई ऐसी सी चीज आ जाती है जो बहुत अजीब है, एक बार छोड़ दो, चाहे उस पर टिक मत जाओ, उस पर आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा अपना समय मत खराब करो। बेटर है उसको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो आगे चलो। क्योंकि इतना नहीं है कि उस पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ो। और पेशेंस मेंटेन करो। अभी पेशेंस इज कि भाई समय लगेगा। आप में से ज्यादातर लोग
अभी वही हो कि भाई स्टार्टिंग ही है, या ऐसा है कि अभी भी चीजों को कवर करने में काफी चीजें कवर करनी है, ये अपने बोल सकते हैं, तो समय लगेगा और समय दीजिए, भागिए मत, बहुत तसल्ली से आराम से पढ़ो और वेट करो कि यार समय लगे, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ यार समय लगेगा, मैं आज पढ़ूंगा चीजों को, दो दो चार चार बार पढ़ूंगा, अभी मेरे को सारा सिलेबस करना है, अभी मेरे को मेंस के सब्जेक्ट करने हैं, कई चीजें हैं, तो अगर चीजें ज्यादा हैं कवर करने वाली तो समय लगेगा, भागने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा कि भाई सुबह कल सुबह उठोगे और आपको सारा कुछ आता होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए कि भाई समय लगेगा, अगर समय लग रहा है तो हमको समय देना है, भागना नहीं है, घबराना नहीं है कि अगर कोई चीज नहीं हो पा रही तो बस छोड़ा और कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, ये नहीं करना, लगे रहो, पढ़ते जाओ, अपने आप चीजें होने लग जाएंगी। चलो अब क्लास चालू कर दें, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, क्लास चालू कर दें। चलिए, अपने ने कल जो टॉपिक चालू किया था एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जिसको अपने बोल देते हैं डिक्री का निष्पादन, क्या कौन से प्रावधान है जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से बात करते हैं? ऑर्डर 21 एंड और 36 to 74। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि भैया कौन से प्रावधान, कौन से प्रोविजन जो हैं जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करते हैं। अब अगर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है तो वो कैसे होगा, उसका क्या, उसके क्या प्रावधान है? अगर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है तो उसके क्या प्रावधान है? अगर डिक्री एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अगर सपोज हमको मान लीजिए आप जब जज बन जाओगे, आपको कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, तब भी यही प्रोविजन फॉलो करोगे, तभी यही तरीका, यही सेक्शन प्रावधान रहेंगे। बिल्कुल सही है, अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उसको लेकर भी यही प्रावधान है, ऑर्डर 21 सेक्शन 36 to 74। तो ध्यान देना, चाहे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है, टॉपिक सेम है। ऑर्डर जैसे तो हम एक बात बोलते हैं कि जैसे डिक्री एग्जीक्यूट होती है वैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो अगर कभी भी, क्योंकि ये ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी अगर एप्लीकेशन डल रही है किसी ऑर्डर को, किसी आदेश के निष्पादन, किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का, तब भी आप यही चीजें फॉलो करोगे। कोई भी डाउट, कुछ भी? हाँ जी, कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू कर दूं? अब आ जाइए, सबसे पहला सवाल, कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी? बताओ। ऐसा नहीं है कि आपको जो किताबों की भाषा है वो बोलनी है, आपने कल सुना है, आपने कल समझा है, आप अपने हिसाब से बोलो भाई कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी। हाँ जी, क्या जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, और जिस कोर्ट में, ठीक है, जिस कोर्ट को ट्रांसफर की गई है, और क्या कह रहे हैं? ठीक है, और किसी का कुछ भी रह गया हो? इसी को ही बोल देते हैं अपने, और कोई? और कोई? हाँ, वो इसी में आ जाए, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसका मतलब ही है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वाला। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल बताओ, किस कोर्ट को बोला जाएगा कोर्ट विच पास्ट डिक्री? किस कोर्ट को बोला जाएगा, बताओ। बताओ किस कोर्ट को बोला जाएगा, आप लोगों ने कल सुना, कल अपने हिसाब से जो भी मन लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं है गलत सही, जो मन कर रहा है बोलो, जो समझ आ रहा है उतना ही बता दो मेरे को।
ठीक है, और कुछ? ठीक है जी। अगर रिवीजन में डिक्री पास हुई है तो रिविजनल कोर्ट, अपील में डिक्री पास हुई है तो अपीलेट कोर्ट, और कुछ? उसको हम बोल देंगे कोर्ट विच पास डिक्री। ठीक है, इन ऐसा लिख देते हैं, इन केस ऑफ चेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इन केस ऑफ चेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जिस कोर्ट के पास अब ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, चलिए और कुछ रह गया? वो यही एक ही बात है, ये आप लिख रहे हो एक ही बात है, ये लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है। और बताओ, और कुछ रह रहा है? चलो अब आ जाओ, अब अपने क्लास चालू करते हैं, क्योंकि आपको लगभग चीजें आपने सही समझी, आपने गलत नहीं समझा है। अब ध्यान देना, किस कोर्ट को बोलेंगे कि हमसे अगर पूछा जाए कि भैया कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है, तो हम ये दो का नाम लेंगे। कोर्ट जिसने डिक्री पास की है, कोर्ट जिसको डिक्री ट्रांसफर हुई है। अपीलेट कोर्ट तो उसी में आ जाएगी ना, कोर्ट विच पास डिक्री। रिविजनल कोर्ट तो उसी में आ जाएगी अगर इसने पास की है तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है, तो कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी? जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर हुई है। जैसे कि सूरतगढ़ कोर्ट, ए वर्सेस बी का केस जमीन को लेकर। सूरतगढ़ कोर्ट के अंदर एक केस फाइल होता है ए वर्सेस बी का। केस किसके फेवर में हुआ? ए के फेवर में डिसीजन हो गया, ये फैसला आ गया। अब इस डिक्री को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब बताओ कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी? ये जमीन सूरतगढ़ में है, ये जमीन सूरतगढ़ में ही है। अब कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी? तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि इसी ने डिक्री पास की है ना। अब आ जाओ एक और एग्जांपल। सूरतगढ़ कोर्ट के अंदर केस था ए वर्सेस बी का, और ये जो जमीन है ना, ये जमीन गंगानगर कोर्ट के अंडर भी आती है, सूरतगढ़ कोर्ट के अंडर भी आती है, दोनों कोर्ट के अंडर आती है। फिर क्या होता है, ये जो डिक्री है, ये जो जमीन केस है, ये इस कोर्ट में चल रहा था, डिक्री ए के फेवर में आ जाती है, और सूरतगढ़ कोर्ट क्या करती है, इस डिक्री को ट्रांसफर कर देती है गंगानगर कोर्ट को। अब कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी? गंगानगर वाली क्यों करेगी? बिल्कुल, अब ध्यान देना, हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि भाई कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी, तो जनरल रूल तो यही है कि साहब जिसने पास किया है, पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जब डिक्री ट्रांसफर हो सकती है फॉर एग्जीक्यूशन। हम पढ़ेंगे कब हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना कि भैया केस तो किसी कोर्ट में चल रहा होता है, पर जमीन किसी और कोर्ट में होती है। कई बार ऐसा होता है कि यार जिसके खिलाफ फैसला आया, जिसके खिलाफ डिक्री आई है, वो उस कोर्ट के एरिया में नहीं है, तो क्या करें? उसको जो वो बंदा जिस कोर्ट के एरिया में रहता है वहां भेजना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं ना कि भाई कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है, तो हम बोल देते हैं साहब जिसने पास की है, जिसको ट्रांसफर हुई है। ऐसा थोड़ी है कि हर बार डिक्री ट्रांसफर होती है, ऐसा नहीं है। जनरल रूल यही है कि भैया जिसने पास की है वही एग्जीक्यूट करेगा। बट बट अगर डिक्री ट्रांसफर हुई है, फिर कौन एग्जीक्यूट कर सकती है? जिसको डिक्री ट्रांसफर हुई है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भैया डिक्री एग्जीक्यूट दो में से कोई एक कोर्ट कर सकती है। अगर तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं अपने थोड़ा सा और ऐसे मतलब क्लियर ऐसे इलेबोरेट करके लिखें, तो अगर डिक्री नॉट ट्रांसफर्ड, अगर डिक्री ट्रांसफर्ड, अगर डिक्री ट्रांसफर नहीं हुई है, तो कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी? वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है। अगर डिक्री ट्रांसफर हो गई है, तो
वो कोर्ट जिसको डिक्री ट्रांसफर हुई। कहानी तो एक्चुअली में ये बनती है कि भैया कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी। हम कहेंगे साहब अगर तो डिक्री ट्रांसफर नहीं हुई है, जिस कोर्ट ने पास की है वहीं पर है, तब तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है। पर अगर डिक्री ट्रांसफर हो गई है फॉर एग्जीक्यूशन, तो फिर साहब जिस कोर्ट को डिक्री एग्जीक्यूट हुई है, ट्रांसफर हुई है सॉरी, इसी को ये लोग एक साथ लिख देते हैं। और हमको लगता है कि ऐसा हर केस में हो सकता है, हर केस में नहीं हो सकता। जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो एग्जीक्यूट कर सकती है। अगर डिक्री ट्रांसफर हुई है एग्जीक्यूशन के लिए, तब जिस कोर्ट को ट्रांसफर हुई है फिर वो। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सी कोर्ट डिक्री पास कर सकती है, सॉरी एग्जीक्यूट कर सकती है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो, और अगर ट्रांसफर हुई है तो जिस कोर्ट को ट्रांसफर हुई है। अब आ जाओ अगला सवाल, किस कोर्ट को हम बोलेंगे कोर्ट विच पास्ट डिक्री, किस कोर्ट को हम बोलेंगे। अब इसमें क्या है पहले तो उन्होंने नॉर्मल सिचुएशन लिया कि भैया कुछ अलग नहीं हुआ है, आपने एक कोर्ट में केस फाइल किया और उस कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। जैसे कि आपने सूरतगढ़ कोर्ट में केस फाइल किया और सूरतगढ़ कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, इतनी सी कहानी है। तो हम क्या बोलेंगे कि किस कोर्ट को बोला जाएगा कोर्ट विच पास डिक्री। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं जिसने डिक्री पास की है, ऐसा बोल सकते हैं, कोर्ट जिसने डिक्री पास की है। अब इसमें ये लोग सिचुएशंस ऐड करते गए, जैसे कि इन्होंने इसमें सिचुएशंस बताई कि साहब सपोज अगर ये मान लो ए वर्सेस बी का केस था सूरतगढ़ कोर्ट में, केस हो गया ए के फेवर में, बी अपील में चला जाता है। कहां गया अपील में, चलो अपने सीधा ले जाते हैं जोधपुर, डायरेक्ट कि जोधपुर हाई कोर्ट में, हम बीच वाली कोर्ट को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, एक बार जोधपुर हाई कोर्ट में चला जाता है और फिर जोधपुर हाई कोर्ट जो है डिक्री को पास कर देती है बी के फेवर में। सूरतगढ़ कोर्ट ने ए के फेवर में, जोधपुर हाई कोर्ट बी के फेवर में। अब किसको बोला जाएगा कोर्ट विच पास्ट डिक्री। जोधपुर हाई कोर्ट को बोला जाएगा। तो ये कोर्ट ने डिक्री पास नहीं की थी, यही ये कह रहा है। ये कह रहा है भैया ऐसा नहीं है कि आपने मान लो अपील में चले गए तो जिस कोर्ट ने पहले डिक्री पास की थी वो तो है ही ना। अगर हम एक नॉर्मल बेसिक सा किसी भी चीज का मतलब निकालें, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया मेल कौन है, ठीक है, मेल आदमी कौन है, तो आप बोलोगे भैया वो जो लड़का है, जो आदमी है वो सब मेल है, यही हो गया ना। तो अगर वहीं पे अपने घर से अगर ये पूछे कि भाई किस कोर्ट को आप बोलोगे, कि कौन सी कोर्ट को बोलोगे कोर्ट विच पास डिक्री, कि इस कोर्ट ने डिक्री को पास किया, किस कोर्ट को आप बोलोगे। एक तो वो जिसने डिक्री पास की है। अब हमसे ये पूछ लेता है वो कि सपोज अगर डिक्री अपील में पास हुई है, सर अपील में पास हुई है मान रहे हैं, पर उससे पहले भी तो डिक्री पास हुई थी। अगर हम इस केस की कहानी लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे ए वर्सेस बी में केस हुआ, इस केस के अंदर एक डिक्री पहले पास हुई सूरतगढ़ कोर्ट द्वारा, फिर उसके बाद हुई अपील, फिर अपील में डिक्री पास हुई जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा। अब मेरे को ये बताओ कि यहां पर जब वो ये बात बोल रहा है कि डिक्री पास हुई सूरतगढ़ कोर्ट द्वारा, तो क्या वो इस कोर्ट को नहीं बोल रहा कोर्ट विच पास डिक्री, कि भैया सूरतगढ़ कोर्ट ने डिक्री पास की है। बताओ। हाँ जी, अगर वो आपको ये बोल रहा है कि भैया ए और बी का केस हुआ सूरतगढ़ कोर्ट ने डिक्री पास की, फिर मामला अपील में गया जोधपुर हाई कोर्ट ने डिक्री पास की, तो वो जब आपको ये बोल रहा है कि सूरतगढ़ कोर्ट ने डिक्री पास की, तो क्या सूरतगढ़ कोर्ट को हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया सूरतगढ़ कोर्ट भी कोर्ट विच पास डिक्री, या सूरतगढ़ कोर्ट को भी बोला जाएगा कि इस कोर्ट ने डिक्री पास की है, बोला जाएगा। अब ध्यान देना, इन्होंने बड़ा सिंपल सा लॉजिक बनाया। इन्होंने कहा भैया ऐसा है, आप कुछ अलग नहीं करोगे, आप सीधा बोलोगे कि भैया कोर्ट विच पास डिक्री का मतलब क्या होता है, सर जिन जिन कोर्ट ने डिक्री पास की है उस केस में। ऐसा नहीं है कि अगर उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील हो गई, रिवीजन हो गया, तो फिर वो
कोर्ट हट जाएगी, नहीं, वो कोर्ट तो रहेगी। पर अगर उसके खिलाफ अपील हुई है और अपील वाली कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है तो वो कोर्ट भी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आपके घर में ले लो, आपके घर में आपने पहले परमिशन ली अपनी मम्मी से कि मेरे को आज बाहर जाना है घूमने, ये वो, कल मेरी छुट्टी है, ऐसे वैसे, आपकी मम्मी ने परमिशन दे दी। उसके बाद आपके पापा आ गए, फिर आपने आपके पापा से परमिशन मांगी, उन्होंने भी परमिशन दे दी। तो अब क्या हम बोलेंगे कि आपकी मम्मी ने जो परमिशन दी है वो वैलिड परमिशन नहीं थी? बताओ। दोनों वैलिड है ना। अगर आपसे कोई ये बोले कि भैया आपको परमिशन किस किसने दी, तो आप ये बोलोगे ना मम्मी ने भी दी और पापा ने भी दी परमिशन, यही बोलोगे ना। यही लॉजिक इन्होंने बोला। इन्होंने कहा यार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना, अपने को बड़ा सिंपल सा चलाना है कि कोर्ट विच पास डिग्री में कौन कौन आएगा। तो इन्होंने कहा भैया कोर्ट विच पास डिग्री में आएगा पहला वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मामला अपील में गया है, अपील में गया है तो अपीलेट कोर्ट तो है ही। अगर जो डिग्री पास हुई है ना, अगर वो अपील में पास हुई है तो अपीलेट कोर्ट तो होगी ही होगी, क्योंकि उसी ने डिग्री पास की है। और उससे पहले की जो कोर्ट है, जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जिसके पास केस पहली बार गया था, क्योंकि उसने भी तो डिग्री पास की होगी तभी अपील हुई है ना, डायरेक्ट अपील तो हुई नहीं होगी। तो जिस कोर्ट के पास पहले गया था या जिस कोर्ट की डिग्री के खिलाफ आप अपील में आए हो, ये कोर्ट भी तो कोर्ट विच पास्ट डिग्री मानी जाएगी। कोई डाउट इसके अंदर? हाँ हाँ, सिंपल है। इन्होंने बस इसको थोड़ा ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दी, तो हम क्या है थोड़ा वो भाषा याद रखते हैं कि भैया अगर आपके पास आए तो आपको ऐसे लिखना है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि वो कोर्ट जिसके पास केस पहली बार आया, वो कोर्ट जिसकी डिग्री के खिलाफ आप अपील में गए। आगे बात करें। तीसरा पॉइंट, हालांकि आपके सेक्शन में नहीं है, वैसे ही जोड़ रहे हैं। अगर डिग्री रिवीजन में पास हुई है तो फिर कौन सी कोर्ट होगी? कोर्ट विच पास डिग्री। और रिविजनल कोर्ट तो होगी, वो कोर्ट जिसने इससे पहले डिग्री पास की वो भी तो होगी। मान लो आज सिंपल सी भाषा बोलते हैं आप जहां रह रहे हो आपने उस कोर्ट में केस फाइल किया, उस कोर्ट ने डिग्री पास कर दी। दोबारा बात करते हैं। एक केस की फाइल है, यहां पर आप पहले तो कोर्ट में गए जोधपुर में, सॉरी जयपुर में। आप जयपुर में केस फाइल किया, जयपुर में केस जो है फेवर में आ गया अवनी के। फिर होता यह है कि जो अंतिम है वो चली जाती है अपील में। अब ये बताओ क्या ये नई फाइल होगी? आप अपील में जाते हो तो क्या ये नई फाइल होती है कि नया केस होता है क्या ये, या इसी का कंटिन्यू माना जाएगा? अगर इसी का कंटिन्यू माना जाएगा तो क्या जयपुर कोर्ट जिसने डिग्री पास की है, जिसकी डिग्री के खिलाफ आप अपील में गए हो, तो क्या जयपुर कोर्ट को फिर आप नहीं बोलोगे कि भैया ये भी तो है कोर्ट विच पास डिग्री, इस कोर्ट ने भी तो डिग्री पास की है इस फाइल में? फाइल तो यहीं से शुरुआत हो गई थी ना, यही फाइल जयपुर कोर्ट में थी, जयपुर कोर्ट से फिर यही फाइल जोधपुर कोर्ट में चली गई, तो जो जयपुर कोर्ट ने जो डिग्री पास की थी वो भी तो इस फाइल में ही मानी जाएगी ना। यस, मानी जाएगी ना। तो वही अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया अगर रिवीजन के अंदर डिग्री पास हुई है तो किस किस को आप बोलोगे कोर्ट विच पास डिग्री? वो कोर्ट जो जिसके पास केस पहली बार था। एक तो रिविजनल कोर्ट जिसने अब डिग्री पास की है, एक वो कोर्ट जिसके पास केस पहली बार था। कोई आपत्ति? हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है। अब उसने एक और सवाल पूछ लिया आपसे। अब वो कह रहा है कि सपोज आपने केस फाइल किया सूरतगढ़ कोर्ट में, ठीक है, और यहां से डिग्री पास होगी, डिग्री पास हो गई, पर अब सूरतगढ़ कोर्ट बंद हो गई, बंद कर दी गई सूरतगढ़ कोर्ट।
या फिर सूरतगढ़ कोर्ट के पास अब ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। अब बताओ क्या होगा, बताओ कि भैया जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी ना वो कोर्ट अब बंद ही हो गई, या उस कोर्ट के पास अब ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, अब क्या करोगे आप? जिसके पास अब ज्यूरिसडिक्शन है, बिल्कुल, जिसके पास अब ज्यूरिसडिक्शन है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, आपको वो ये कह रहा है कि भैया ऐसे सूरतगढ़ कोर्ट ने डिग्री पास की है पर सूरतगढ़ कोर्ट अब बंद हो गई है, सूरतगढ़ कोर्ट के पास अब ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। किस चीज की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है सर? सूरतगढ़ कोर्ट के पास, देखो ज्यूरिसडिक्शन वाले टॉपिक में प्रैक्टिकल अभी मैं आऊंगा इसमें। यहाँ पे जो ये आपको बोल रहा था कि सूरतगढ़ कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उसका मतलब यही है कि सूरतगढ़ कोर्ट किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकती। सूरतगढ़ कोर्ट जो है किसी भी तरह से कुछ भी नहीं कर सकती, जिसका मतलब ये होता है कि सूरतगढ़ कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू एग्जीक्यूट। पूरी बात ये बनती है, ऐसे नहीं बोल रहे कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब ये क्या फर्क है, ध्यान देना। एक पॉइंट है कि कोर्ट के पास साहब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू एग्जीक्यूट। अब क्या करें? आपको ये कह रहा है कि सूरतगढ़ कोर्ट ने डिग्री पास की और सूरतगढ़ कोर्ट के पास उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, पावर ही नहीं है। अब आप उससे एग्जीक्यूट करवा दोगे? बताओ, सिंपल सी बात बोलता हूं, आज मान लीजिए किसी के पास कोई पावर ही नहीं है, आप उससे कुछ काम करवा दोगे? उसके पास जब पावर ही नहीं है काम करने की, तो क्या अब अगर हम सूरतगढ़ कोर्ट को ये बोल दें कोर्ट कि भैया सूरतगढ़ कोर्ट विच पास डिग्री है, तो सूरतगढ़ कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट कर सकती है? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि आपको ये कह रहा है कि भैया सूरतगढ़ कोर्ट के पास एग्जीक्यूट करने की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो क्या सूरतगढ़ कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकती है? कैसे कर देगी? ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, वो खुद बोल रहा है। वो कह रहा है कुछ भी मान लो, वो कह रहा है हम कह रहे हैं डिग्री पास की है, पर वो कह रहा है अब ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एग्जीक्यूट करने की। किसी भी वजह से मान लो कोई नियम कानून आ गया, कोई नियम कानून आ गया कि फलाने तरह की डिग्री को अगर एग्जीक्यूट करना है तो हाई कोर्ट करेगी, लोअर कोर्ट कर ही नहीं सकती। कोई नियम कानून आ गया, अब कैसे करेगी वो एग्जीक्यूट? बताओ इसमें। वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी बात सही है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो एग्जीक्यूट कर सकती है, पर ये कह रहा है कि भैया अगर जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है अगर वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकती। आप ऐसा एक एग्जांपल, मैं ऐसे एक एग्जांपल बना लेते हैं। सपोज ए वर्सेस बी का केस हुआ सूरतगढ़ कोर्ट में, जमीन को लेकर। जमीन की कीमत थी 1 करोड़ रुपए, डिक्री हो गई ए के फेवर में। और फिर क्या होता है, एक कानून आता है, लॉ पास होता है कि भैया अगर कोई भी जमीन जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है वो उसकी डिक्री को एग्जीक्यूट हाई कोर्ट करवाएगा। और ये जो नियम है ये हर डिक्री पे लगेगा, चाहे कोई डिक्री पहले पास हुई है चाहे इस नियम के बाद पास, कोई भी डिक्री हो सब पे लगेगा। अब सूरतगढ़ कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है? बताओ, नहीं कर सकती ना। यही ये कह रहा है, ये कुछ अलग नहीं बोल रहा, ये आपको ये नहीं बोल रहा कि यार आप इसमें एक हिडन मीनिंग ढूंढो, नहीं। ये सिंपल सी भाषा बोल रहा है आपको कि भैया सपोज सूरतगढ़ कोर्ट जब उसने फैसला सुना दिया ना, उसके बाद सूरतगढ़ कोर्ट खत्म हो गई। फैसला सुनाया, एग्जीक्यूशन से पहले सूरतगढ़ कोर्ट को बंद कर दिया गया। हाईकोर्ट का एक आदेश आता है कि ये कोर्ट बंद कर दी जाती है। अब जब कोर्ट ही बंद हो गई तो वो डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है क्या? दूसरा और इसने बोला कि सपोज चलो कोर्ट बंद नहीं हुई पर कोई नियम कानून आ जाता है जिसके बाद ये कहा जाता है कि इस कोर्ट ने जो ये डिक्री पास की है ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। कोई नियम कानून आता है, अब क्या ये कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है? जब नियम कानून ही आ गया तो कर सकती है क्या?
आप जज हो, आपके पास हाईकोर्ट से आदेश आ जाता है कि आप डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आप कर सकते हो क्या? आप हाईकोर्ट को बोल सकते हो कि मैंने डिक्री पास की है, मेरे पास पावर एग्जीक्यूट करने की, कर सकते हो क्या? कोई भी ऐसा बताओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। यही ये बोल रहा है कि सपोज ऐसा होता है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो बंद हो गई। सपोज ऐसा होता है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके पास अब डिक्री एग्जीक्यूट करने की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। तब कौन सी कोर्ट को आप बोलोगे कोर्ट विच पास डिक्री? तब कौन सी कोर्ट को बोला जाएगा? तब कौन सी कोर्ट को बोला जाएगा? वो कोर्ट जिसके पास अब ज्यूरिसडिक्शन है केस सुनने की। केस सुनने की, ये क्या है साहब? साहब ये कह रहा है कि सपोज ये जो कोर्ट, जिस कोर्ट में ये केस फाइल हुआ ना, सपोज ये केस आज फाइल होता तो आज जिस कोर्ट में जाता उस कोर्ट को हम बोल देंगे कोर्ट विच पास डिक्री। तो हम सिंपल सा बोल देते हैं कि अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो कोर्ट वही बंद हो जाती है। जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है टू एग्जीक्यूट। तो हम किस कोर्ट को बोलेंगे कोर्ट विच पास डिक्री? जिस कोर्ट के पास अब ज्यूरिसडिक्शन है। अब ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? ये कहते हैं हम क्या करेंगे, हम एक सिनेरियो देखेंगे कि सपोज आज जो केस है ना, जिस केस में डिक्री फाइल की फैसला हुआ है, सपोज अगर वो केस आज फाइल होता तो वो किस कोर्ट में होता? मानो सूरतगढ़ कोर्ट बंद हो गई, सूरतगढ़ कोर्ट की सारी पावर्स किसको दे दी? हनुमानगढ़ कोर्ट को। तो अगर आज केस फाइल होगा तो सूरतगढ़ का केस कहां जाएगा? तो अब क्या बन जाएगा? हनुमानगढ़ कोर्ट माना जाएगा कोर्ट विच पास डिक्री। उस डिक्री को एग्जीक्यूट अब कौन करेगा? हनुमानगढ़ कोर्ट। ये कहना चाह रहा है। यहां पे एक सवाल बनता है कि भाई आपको दो चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक ये शब्द कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू एग्जीक्यूट, एक ये शब्द कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। दोनों में फर्क है। ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू एग्जीक्यूट, निष्पादन की पावर नहीं है, इसका मतलब तो यह है कि कोर्ट निष्पादन कर ही नहीं कर सकती, कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। कोई भी डाउट, कुछ भी? और अगर कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कोर्ट विच पास डिक्री? बताओ, अगर वो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कोर्ट विच पास डिक्री? अगर बोलेंगे तो फिर तो इससे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा ना। डिक्री को एग्जीक्यूट कौन कर सकता है? जिसने पास किया है। अगर ये कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती तो हम इसको बोल सकते हैं कोर्ट विच पास डिक्री? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोलोगे तो फिर इससे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट अगर इस कैटेगरी में आ रही है तो वो एग्जीक्यूट भी कर सकती है। अब आ जाओ इसमें, ये क्या है? ये कहता है साहब एक सिनेरियो होता है कि केस फाइल होने के बाद डिक्री पास होने के बाद, कैसे भी मान लो, केस फाइल होने के बाद या केस ने कोर्ट ने जब डिक्री सुना दी उसके बाद, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले, कोर्ट की पावर कम कर दी जाती है, कोर्ट की पावर खत्म कर दी जाती है। ये क्या है सर? कोर्ट नहीं खत्म की, इन्होंने कह दिया कि अब ये वाले जो केसेस हैं ये कोर्ट नहीं सुन सकती, अब ये वाले जो केसेस हैं वो किसी और कोर्ट सुनेगी। तो इसको हम बोलते हैं भैया कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, केस को सुनने की जो शक्ति है ना, उनको या तो कम कर दिया जाता है या खत्म, कि भैया आप सुन ही नहीं सकते कोई भी केस, या फिर आप कुछ कुछ केसेस नहीं सुन सकते, कम कर दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती जो उसने पास की है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो केस फाइल होने के बाद, मतलब केस तो फाइल हो ही चुका था, कि अब कोर्ट उस केस को सुन नहीं सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो केस फाइल हो चुका था उसमें कोर्ट डिक्री नहीं पास कर सकती। ये क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक है जो ये बोलता है कि भैया सिर्फ इस आधार पर आप ये नहीं बोलोगे कि केस फाइल होने के बाद कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो गई,
केस को सुनने की पावर खत्म हो गई तो कोर्ट अब केस सुन नहीं सकती। नहीं, क्यों? क्योंकि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होती है उस समय से जिस समय प्लेंट फाइल हुई थी। अगर उस समय कोर्ट के पास पावर थी तो अब ये कोर्ट उस केस को सुन सकती है, अब सुन सकती है। तो अब ये कोर्ट उस केस को सुन सकती है। केस फाइल होने के बाद, प्लेंट फाइल होने के बाद आप ज्यूरिसडिक्शन चेंज कर रहे हो, कम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट उस केस को सुन सकती है। कोर्ट उस केस के अंदर फैसला सुना सकती है और कोर्ट उस केस के फैसले को एग्जीक्यूट भी कर सकती है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का, ताकि मैं आगे बात करूं दोबारा। किसके अंदर जी? ये देखो, इसके अंदर सीधा सा रूल है कि भैया कोई नियम बनाया जाता है जिस नियम में ये कहा जाता है कि कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इसमें कोई प्रिजम्पशन नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि सपोज आपके पास हाईकोर्ट से आदेश आ जाता है कि आप ये डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपके लिए वो नियम है, आपके लिए वो कानून है। अब आप उसके खिलाफ जा सकते हो। आपको ये कहा जा सकता है कि भैया सीपीसी में तो ये है वो है, आप ऐसा बोल सकते हो हाईकोर्ट को? दोबारा ध्यान देना, एक तरफ लिखा है कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है एग्जीक्यूट करने की, निष्पादन की। एक तरफ ये बोला है कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दोनों में फर्क है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू एग्जीक्यूट, ये थोड़ी हम बोल रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि भैया केस के कोर्ट के पास आज के समय में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो हम बोलेंगे भैया ये बताओ जिस समय केस फाइल हुआ था उस समय ज्यूरिसडिक्शन थी क्या? हम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन किस ग्राउंड पे चेक करेंगे? कहां से चेक करेंगे? कौन सी तारीख से चेक करेंगे? जिस दिन प्लेंट फाइल हुआ। तो अगर हमसे यह पूछा जाए कि भैया केस फाइल होने के बाद कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म कर दी, डिक्री पास करने के बाद कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म कर दी, तो क्या हम बोलेंगे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म हुई है? बताओ। दूसरी बात, अगर वही आपसे ये ऐसे पूछ ले कि भैया केस फाइल होने के बाद कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म कर दी, तो क्या हम बोलेंगे कि ये कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती? क्यों? क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि हमको ये थोड़ी बोला है कि ज्यूरिसडिक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। हम कभी भी इस चीज की प्रिजम्पशन नहीं लेंगे, इस चीज को कभी भी ऐसे नहीं मानेंगे कि नहीं यार कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। हम तभी बोलेंगे ये बात अगर हमको बिल्कुल क्लियरली लिखा हो तो। बिल्कुल क्लियरली हमको अगर वो ऐसे बोल देना कि साहब जिस कोर्ट में केस फाइल हुआ था ना अब उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो ये बताओ कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? तो वो क्या बोल रहा है? जिस कोर्ट में केस फाइल हुआ, अब जिस समय फाइल हुआ उस समय पावर थी, हाँ थी, तो वो सुन भी सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है जिस समय केस फाइल हुआ। क्योंकि जिस समय केस फाइल हुआ वो समय, उस समय केस उसकी पावर में था, तो वो उस केस को सुन भी सकता है, उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अब ध्यान देना, किस कोर्ट को बोला जाएगा कोर्ट विच पास्ड डिक्री? तो हम बोलते हैं कि साहब एक तो वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है, वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है। दूसरी बात, अगर जो है डिक्री अपील में पास हुई है तो कौन सी कोर्ट को बोला जाएगा? अगर हमको बोला जाए कि भैया जो डिक्री है वो रिवीजन में पास हुई है तो कौन सी? जिस कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अब ध्यान देना, अब अगर वो हमको बोले कि भैया अगर कोर्ट जिसने डिक्री पास की है, जिसने भी डिक्री पास की है, वो कोर्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। सीज टू एग्जिस्ट का मतलब है कि यार कोर्ट ही खत्म हो गई, बंद हो गई। अब बंद कोर्ट से कैसे एग्जीक्यूट करवा दोगे? मान लो आपके एरिया की जो कोर्ट है उस कोर्ट को ही आज बंद करवा दिया, क्या दीवारों को जाके एप्लीकेशन डालोगे कि हमारी डिक्री एग्जीक्यूट करवा दो? वो कोर्ट ही जब बंद हो गया, खाली कमरे हैं, किसको बोलोगे?
तो ये कह रहा है कि भैया मान लो अगर कोर्ट ही बंद हो गई तो, या वो ये बोल रहा है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की, अगर उस कोर्ट के पास अब डिक्री एग्जीक्यूट करने की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, डिक्री एग्जीक्यूट करने की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अब ये बताओ, क्या आप इस कोर्ट को कोर्ट विच पास डिक्री बोल सकते हो? जिस कोर्ट ने डिक्री पास की, अगर अब वो कोर्ट ही बंद हो गई, क्या उस कोर्ट को कोर्ट विच पास डिक्री बोल सकते हो आप? बताओ, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप इसको कोर्ट विच पास डिक्री बोलते हो तो इससे डिक्री एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी आपको। आज अगर सूरतगढ़ कोर्ट बंद हो जाती है और आप बोलते हो नहीं नहीं सर, सूरतगढ़ कोर्ट को तो आप बोलो कि सूरतगढ़ कोर्ट ने डिक्री पास की है, फिर इससे डिक्री एग्जीक्यूट कैसे करवाओगे बताओ? आपके एरिया की जो कोर्ट है उसके अंदर एक केस फाइल होता है और उस कोर्ट ने एक डिक्री पास की है, पर डिक्री पास करने के बाद वो कोर्ट बंद हो जाती है। अब क्या आप उस कोर्ट को बोल सकते हो कोर्ट विच पास डिक्री? क्योंकि अगर आप ये बोलते हो तो उस कोर्ट से आपको डिक्री एग्जीक्यूट करवानी पड़ेगी। बताओ। हाँ जी। क्या ये जो दोनों हेडिंग है, ये दोनों हेडिंग सेम है? क्या ये दोनों हेडिंग सेम है? ये साक्षी बताओ। ये दोनों हेडिंग सेम नहीं है। मैं जो आपको ये पॉइंट बोल रहा हूं, इसमें मैं ये पॉइंट उठा रहा हूं कि भैया ये बताओ कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, अगर उस कोर्ट के पास डिक्री को एग्जीक्यूट करने की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो क्या आप उस कोर्ट से डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकते हो? बताओ। भाई सीधी सी बात बोलता हूं कि अगर कोई पुलिस वाला है, उसको पुलिस, उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है कि तुम काम ही नहीं कर सकते हो, आप उसके पास जाके एफआईआर दर्ज करा सकते हो क्या? तो अगर ये बताओ कि हाई कोर्ट कह देती है किसी कोर्ट को कि तुम डिक्री एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, तो वो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है क्या? तो अगर मैं अब आपको ये बोल रहा हूं कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, उस कोर्ट के पास अब पावर ही नहीं है डिक्री को एग्जीक्यूट करने की, तो क्या वो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है क्या? अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो कोर्ट ही बंद हो गई, अब वो कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है क्या? बताओ। अब मेरे को ये बताओ, मैं आपसे ये बोलूं कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो कोर्ट अब बंद हो गई, क्या हम उस कोर्ट को बोलेंगे कोर्ट विच पास डिक्री? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो यस, देखो, अगर आप बोल रहे हो यस, फिर इस कोर्ट से डिक्री एग्जीक्यूट करवा के बता दो मुझे। बताओ, बोलेंगे कि नहीं? अब ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती है आपको, आपकी दिक्कत शुरू होती है यहां से कि यार हमने बोला, ध्यान देना, हमने बोला कि कोर्ट विच पास डिक्री में कौन आएगा? हम कहते हैं साहब जिस कोर्ट ने डिक्री पास की, तो जिसके अंदर हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की वो कोर्ट ही बंद हो गई, तो क्या अब आप उसको कोर्ट विच पास डिक्री बोलोगे? अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की, अगर वो कोर्ट के पास अब एग्जीक्यूट करने की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो क्या अब आप उसको कोर्ट विच पास डिक्री बोलोगे? नहीं सर, हम नहीं बोलेंगे। अब नहीं, ये कोर्ट अब कोर्ट विच पास डिक्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट अब डिक्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। अब हमसे पूछा जाए कि साहब फिर किस कोर्ट को बोला जाएगा कोर्ट विच पास डिग्री? किस कोर्ट को बोलोगे? बिल्कुल, प्रेजेंटली, अभी हाल फिलहाल जिस कोर्ट के पास पावर होगी टू एग्जीक्यूट, पावर होगी टू एग्जीक्यूट, उस कोर्ट को बोला जाएगा। कोई भी डाउट इसके अंदर?
यस, कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट? अब आ जाइए 5वां पॉइंट। अगर आपसे ये बोला जाए कि भैया एक कोर्ट है, उस कोर्ट में जब केस फाइल हुआ ना, केस फाइल होने के बाद उस कोर्ट से ज्यूरिसडिक्शन ले ली, कोर्ट से पावर ले ली। कोर्ट बंद नहीं की है, दोबारा बोल रहा हूं, कोर्ट बंद नहीं हुई है। कोर्ट के मान लो पहले वो कोर्ट हर तरह के केस सुन सकती थी, अब उसको बोल दिया कि तुम सिर्फ जमीनों के केस सुनोगे और नहीं सुन सकते। तो केस फाइल होने के बाद उस कोर्ट से पावर ले ली, मतलब उस तरह के केसेस सुनने की पावर ले ली। अब क्या वो कोर्ट इस केस को सुन सकती है जो केस उसमें फाइल हो चुका है? बताओ, क्या उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है? बताओ, बोलेंगे क्या? यस, उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। क्यों? क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन पावर किस आधार पर डिसाइड होती है कि जिस समय केस फाइल हुआ, क्या उस समय, जिस समय केस फाइल हुआ, क्या उस समय उस कोर्ट के पास पावर थी? तो ये कोर्ट के पास पावर है केस को सुनने की। कोर्ट के पास पावर है क्या? केस सुनने की। कोर्ट के पास पावर है डिक्री पास करने की। सुनने की पावर है तो डिक्री पास करने की। कोर्ट के पास पावर है डिक्री एग्जीक्यूट करने की। क्यों? अगर डिक्री पास कर सकती है तो एग्जीक्यूट भी कर सकती है। कोई भी डाउट किसी भी तरह का? बंद हो जाता फिर नहीं, क्योंकि फिर तो कोर्ट ही बंद हो गया ना। कोर्ट को, अगर कोर्ट बंद हो जाता फिर तो कोर्ट ही नहीं है ना, फिर तो वो कोर्ट ही नहीं रहा, फिर क्या करेंगे अपने भाई? मान लो कोर्ट ही बंद हो गया, सपोज आप जहां रहते हो वहां का कोर्ट ही बंद हो गया, अब किसको एप्लीकेशन डालोगे? खाली दीवारों में जाके डालोगे। हाँ जी, फिर ये वाली, अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की, अगर वो कोर्ट बंद हो जाता है, अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, अगर उस कोर्ट के पास डिक्री को एग्जीक्यूट करने की पावर ही नहीं है, अब उस कोर्ट को हम नहीं बोल सकते कि ये कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है। अब कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है? जिसके पास अब पावर होगी केस को सुनने की, जिसके पास अब पावर होगी डिक्री को एग्जीक्यूट करने की। कोई भी डाउट? किस चीज का? क्या? तो फिर तो ये पॉइंट लगेगा ना कि अगर डिक्री एग्जीक्यूट करने की पावर खत्म कर रहे हो तो ये पॉइंट लगेगा, पर अगर आप केस सुनने की पावर खत्म कर रहे हो तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया आप केस फाइल होने के बाद की बात कर रहे हो। केस फाइल होने के बाद अगर आप पावर खत्म कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोर्ट केस को सुन सकती है, वो कोर्ट डिक्री पास कर सकती है और उस डिक्री को एग्जीक्यूट भी कर सकती है। कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट? कम की गई। सपोज ऐसा था कि पहले मान लो सूरतगढ़ कोर्ट हर तरह के केस सुन सकती थी, ऑल टाइप। अब कह दिया कि भैया सूरतगढ़ कोर्ट सिर्फ ही सिर्फ जमीनों के केस सुन सकती है। तो सपोज कोई केस चल रहा था पैसों का, पैसों के विवाद का, वो पहले से ही चल रहा था, अब उस कोर्ट को तो उस इस केस को तो सुन सकती है ना, क्योंकि जिस समय केस फाइल हुआ उस समय तो कोर्ट के पास पावर थी ना। ये कह रहा है। यस, अभी तक कोई भी डाउट? अब एक और पॉइंट, अगर कोर्ट मतलब डिक्री पास होने के बाद, डिक्री पास होने के बाद अगर ज्यूरिसडिक्शन खत्म होती है, दोबारा बोल रहा हूं ज्यूरिसडिक्शन खत्म, कोर्ट नहीं बंद हो रही है, पावर खत्म कर दी जाती है या कम कर दी जाती है, तब क्या जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो एग्जीक्यूट कर सकती है? क्यों? सीधा है, जिस समय केस फाइल हुआ था तब उसके पास पावर थी। अब ध्यान देना कैसे पढ़ोगे। आपसे ये पूछा जाए कि भैया कोर्ट विच पास डिक्री में कौन कौन आता है, तो ये तो सिंपल आप लिख दोगे पहले कि भैया जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, अगर अपील के अंदर डिक्री पास हुई है तो क्या होगा, रिवीजन में, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब उसके बाद ये कुछ सिचुएशंस हैं जो आप सिचुएशन कितना याद करोगे। पहली सिचुएशन
कि भैया जिस कोर्ट ने डिक्री पास की अगर वो कोर्ट बंद हो जाती है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है अगर उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट ही नहीं रहती, फिर क्या होगा? अब उसके बाद जिस कोर्ट ने मतलब जिस कोर्ट में केस फाइल हुआ है, फाइल होने के बाद अगर पावर खत्म होती है, केस फाइल होने के बाद कोर्ट बंद नहीं कह रहा हूं, ज्यूरिसडिक्शन खत्म की जाती है। डिक्री पास करने के बाद ज्यूरिसडिक्शन खत्म की जाती है। अब मेरे को बताना, अगर कोर्ट ही बंद हो जाती है तो क्या वो कोर्ट उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? अगर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट ही नहीं है तो क्या वो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? तो क्या हम उसको कोर्ट विच पास डिक्री बोलेंगे? हाँ जी, कोई ऐसा जिसने यस बोला? नहीं बोलेंगे, है ना। अब आ जाइए, अगर केस फाइल होने के बाद कोर्ट की पावर खत्म की जाती है कि तुम ये केस नहीं सुन सकते, अब क्या हम इसको कोर्ट विच पास डिक्री बोलेंगे? ठीक है, अगर डिक्री पास होने के बाद केस मतलब कोर्ट की पावर खत्म की जाती है तो क्या हम इसको बोलेंगे कोर्ट विच पास डिक्री? ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि सपोज फाइल होने के बाद पावर खत्म की जाती, पावर खत्म मतलब उसकी पावर किसी दूसरी कोर्ट को दे दी जाती है। सूरतगढ़ कोर्ट में केस फाइल होता है, किस चीज का? पैसों का, मनी का। बाद में रूल आ जाता है कि सूरतगढ़ कोर्ट सिर्फ ही जमीनों के केस सुन सकती है, और क्या कर दिया जाता है कि जो भी पैसों के केस हैं सूरतगढ़ कोर्ट के, वो सारे जाएंगे हनुमानगढ़ कोर्ट के अंदर। अब मेरे को ये बताओ कि सूरतगढ़ कोर्ट के पास पावर कब खत्म हुई, उसकी पावर कब खत्म की गई? केस फाइल होने के बाद। ठीक है, तो क्या हम इसको कोर्ट विच पास डिक्री बोलेंगे? क्या ये कोर्ट, क्या सूरतगढ़ कोर्ट इस केस में जो डिक्री पास करेगी उसको एग्जीक्यूट कर सकती है? ठीक है, क्या हनुमानगढ़ कोर्ट इस केस में जो डिक्री पास होगी, जो सूरतगढ़ कोर्ट डिक्री पास करेगी उसको एग्जीक्यूट कर सकती है? क्यों? हनुमानगढ़ कोर्ट भी कर सकती है, क्यों? क्योंकि अब हनुमानगढ़ कोर्ट के पास भी उस केस को सुनने की पावर है, सुनने की पावर है। तो हनुमानगढ़ कोर्ट को, अब ऐसा नहीं कि हनुमानगढ़ कोर्ट खुद से ही आ जाएगी, हनुमानगढ़ कोर्ट खुद से इन्वॉल्व नहीं होती है। फिर क्या होगा, अगर सूरतगढ़ कोर्ट हनुमानगढ़ कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर कर देती है कि भैया यार आप इसको एग्जीक्यूट करवा दो, तो हनुमानगढ़ कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो हमसे क्या पूछा गया कि भैया अगर सूरतगढ़ कोर्ट के पास पावर थी, अब वो पावर उठा के हनुमानगढ़ कोर्ट को दे दी, तो सूरतगढ़ कोर्ट की पावर तो आप खत्म कर नहीं सकते हो, चलते केस में खत्म कर नहीं सकते हो, तो ये केस सूरतगढ़ कोर्ट के पास रहेगा, ये सुनेगी, ये एग्जीक्यूट भी करेगी। पर हनुमानगढ़ कोर्ट भी उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है, क्यों? कि अगर कल को डिक्री ट्रांसफर होती है हनुमानगढ़ में तो एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर डिक्री, अगर कोर्ट की पावर किसी और को, दूसरी कोर्ट को दे दी जाती है, तो जो कोर्ट है पहले से वो तो एग्जीक्यूट कर सकती है, नई कोर्ट भी एग्जीक्यूट कर सकती है। कोई भी डाउट, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऑब्वियस। जब डिक्री, वैसे तो अगर बात करें तो भैया हनुमानगढ़ कोर्ट खुद से थोड़ी उठ के आ जाएगी कि हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे कर लोगे? केस की फाइल किस कोर्ट में पड़ी है, तो फिर सूरतगढ़ कोई कोर्ट एक्स। प्रैक्टिकल बात तो यही है कि अगर भैया फाइल ट्रांसफर होगी, बिना फाइल ट्रांसफर किए कैसे आ जाएगी हनुमानगढ़ कोर्ट? बिना फाइल ट्रांसफर किए हनुमानगढ़ कोर्ट आ सकती है क्या? वही बात है। अब जैसे कई बार क्या हो जाता है कि मान लीजिए कोई 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 दो नहीं, आस पड़ोस के दो चार कोर्ट्स होते हैं, तो मान लीजिए कोई कोर्ट के अंदर किसी दूसरे कोई फाइल होती है जो किसी दूसरे कोर्ट में पड़ी होती है, ठीक है, उनको उस फाइल में से कोई रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो नॉर्मल प्रक्रिया तो क्या बोलती है, भैया आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आप क्या करो, उनको एप्लीकेशन दो, उनको कॉपी के लिए एप्लीकेशन डालो, फिर वहां का जो जुडिशियल ऑफिसर है वो साइन करेगा, फिर वो कॉपी देगा। नॉर्मल तो पूरा कहानी होती है, क्यों? फाइल किस कोर्ट में पड़ी है? फलानी कोर्ट में। तो वो फाइल उस कोर्ट की है भैया, आप बीच में कैसे आ सकते हो? ऐसे थोड़ी है कि यार मैं भी तो ऑफिसर ही हूं, मैं जाके देख लेता हूं, नहीं सर, वो फाइल दूसरे कोर्ट की है, उस कोर्ट की है जिस कोर्ट के आप ऑफिसर नहीं हो। आप जिस कोर्ट में हो आप सिर्फ वहीं की फाइलें देख सकते हो। तो अब ये केस किस कोर्ट में पड़ा था? सूरतगढ़ कोर्ट में, तो एग्जीक्यूट सूरतगढ़ कोर्ट करेगी।
हाँ, हनुमानगढ़ कोर्ट को अगर डिक्री ट्रांसफर होती है तो वो एग्जीक्यूट कर सकती है। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ कोर्ट के पास भी पावर है उस केस को सुनने की। ऐसे थोड़ी है कि हनुमानगढ़ कोर्ट आ जाएगी, जब सूरतगढ़ कोर्ट जब डिक्री पास कर देगी तब हनुमानगढ़ कोर्ट का एडीजे आ जाएगा, वो बोलेगा नहीं डिक्री तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है? हाँ जी। अब दोबारा बात करते हैं। कोर्ट विच पास डिक्री के अंदर आपको टोटल 7 सिचुएशंस याद करनी है। पहले ये सिचुएशंस याद करनी है। जब आप ये सिचुएशन याद कर लोगे उसके बाद आप इसको वेयर एक्ट के हिसाब से या जो किताबों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से याद कर लेना। तो कौन कौन सी सिचुएशन कि भैया कोर्ट विच पास डिक्री में क्या है? पहली 3 सिचुएशन जो सिंपल है। पहला, वो कोर्ट जिसने डिक्री पास की है। दूसरा, अगर डिक्री अपील में पास हुई है तो किसको बोला जाएगा कोर्ट विच पास डिक्री? और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर डिक्री रिवीजन में पास हुई है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अब आ जाइए जो इंपॉर्टेंट है, जहां हम थोड़ा बहुत तंग हो रहे हैं। अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो कोर्ट ही बंद हो जाती है, तब हम किसको बोलेंगे? अब जूरिसडिक्शन है। अगर जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके पास जूरिसडिक्शन ही नहीं है डिक्री को एग्जीक्यूट करने की, तब हम क्या बोलेंगे? अब जुरिस्डिक्शन है। जिसके पास अब जुरिस्डिक्शन है। क्यों? भैया जब डिक्री कर एग्जीक्यूट करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है तो जिसके पास अब जुरिस्डिक्शन है वो, सपोज सूरतगढ़ कोर्ट ने डिक्री पास की है, फैसला सुनाया है, और हाई कोर्ट कहता है कि सूरतगढ़ कोर्ट को बोलता है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो। हाई कोर्ट ने वो पावर किसको दे दी? हनुमानगढ़ कोर्ट को दे दी। तो अब डिक्री कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? सिंपल सा रूल है। अब आ जाइए अगली सिचुएशन, उस पांचवी पांचवी सिचुएशन क्या है कि सपोज केस फाइल होने के बाद उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म कर दी जाती है, क्या वो कोर्ट उस केस को सुन सकती है? सुन सकती है। तो सुन सकती है तो उसमें डिक्री पास कर सकती है, उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है सीधा। सपोज केस फाइल डिक्री पास करने के बाद, केस फाइल वाला हो गया, डिक्री पास करने के बाद उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन खत्म कर दी जाती है, क्या वो उस डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? कर सकती है। इसके अंदर हमको एक और चीज याद रखनी है कि भैया अगर ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट से उठा के किसी दूसरी कोर्ट को दी जाती है तो क्या वो दूसरी कोर्ट भी डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? कर सकती है। ये 7 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। और पहले इसी, जैसे मतलब एक लॉ बेसिक सेंस जो बोलते हैं, आपको ये बेसिक लेवल मेंटेन करके, हाँ हाँ ठीक, अब उसके बाद आप बेरेक्ट के हिसाब से पढ़ना चालू करना। जो आपकी बेरेक्ट की जो लैंग्वेज है ना, जो भारी भरकम सी लैंग्वेज है, हालांकि मैं आपको इसको सिंपल लिखवा दूंगा, फिर उस लैंग्वेज को कमांड बनाने की कोशिश करना। पहले इसको सिंपल पढ़ना कि अच्छा ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ये बोलता है, बस। कोई फालतू में ये नहीं करना कि ये अजीब सी बातें और वो कुछ नहीं। पहले ये 7 पॉइंट में पढ़ना कि ये सातों पॉइंट में क्या क्या होगा, बस। उसके बाद जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसको याद कर लेना। लिखते टाइम जो लिखवाया जा रहा है उस लैंग्वेज को कमांड बना लेना, बस बहुत है, और कुछ नहीं करना। अभी तक कोई भी डाउट, ताकि मैं आगे बात कर सकूं? हाँ जी। यस, आगे बात करें। चलिए ठीक है। अब अगला सवाल, क्या डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन डालनी जरूरी है? क्या डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन डालनी जरूरी है? हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे रिवर्स हो ना हो, मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। अगर हाई कोर्ट, जैसे मान लो अगर आप अपील में जाते हो और अपील के अंदर हाई कोर्ट को फैसला सुनाती है, हाई कोर्ट खुद भी एग्जीक्यूट कर सकती है और लोअर कोर्ट से भी करवा सकती है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Take an example, if a court which was part of India earlier and now that court is shifted to other country which had passed execution, in that case what will happen? एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, आप लोग बताना। एक कोर्ट है which was part of India earlier and now that court is shifted to other country which had passed execution, in that case ये बताइए कि जिस समय डिक्री पास हुई उस समय ये कोर्ट कौन सी थी? ये कह रहे हैं कि सपोज एक कोर्ट है, कोर्ट ए या कोर्ट नंबर 1। अरे हट जा भाई यार। कोर्ट
नंबर 1, ये कोर्ट नंबर 1 पहले इंडिया में थी, पहले इंडिया में थी, अब इंडिया में नहीं है। बताना समर्थ, ये इंडिया में कब से नहीं है? जिस दिन डिक्री पास हुई उस समय, या केस फाइल होने के बाद? तो क्या हुआ, थोड़ा बताओ एक बार। जिस समय केस फाइल हुआ उस समय इंडिया में थी कि नहीं थी? डिक्री पास के बाद, ठीक है भैया। जब केस फाइल हुआ है ना, जब केस फाइल हुआ है तब ये कोर्ट इंडिया का पार्ट थी, तब ये कोर्ट इंडिया का पार्ट थी, ये कह रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, ये कोर्ट इंडिया से बाहर हो गई, मतलब इंडिया का पार्ट नहीं है अब। पहले जब फाइल हुआ तब इंडिया का पार्ट थी, डिक्री पास होने के बाद ये इंडिया का पार्ट नहीं रही, डिक्री पास होने के बाद। अब बताओ, क्या ये कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है? कौन सा पॉइंट लगाओगे आप? आपके पास ऑप्शंस बता देता हूं। पहला, कोर्ट नॉट एग्जिस्ट, ये वाला पॉइंट। कोर्ट हैव नो jurisdiction to execute, court have no jurisdiction to hear। बताओ कौन सा पॉइंट लगाओगे, कौन सा वाला लगाओगे? कोर्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं रही। देखो सीधी सी बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सीपीसी। सीपीसी कहां का है? इंडिया का कानून है। अगर कोई भी कोर्ट अगर इंडिया से बाहर ही हो गई है, अब वो इंडिया की कोर्ट ही नहीं रही, तो हम क्या बोलेंगे? कि वो कोर्ट ही बंद हो गई, यही बोलेंगे। बताओ, हम यही बोलेंगे ना भैया वो कोर्ट बंद हो गई। हम क्या बोलेंगे कि साहब ये कोर्ट बंद हो गई, क्योंकि इंडिया की पार्ट नहीं रही, मतलब रही नहीं रही। हमारे लिए ये है कि जो हमारे देश का है वो है, जो हमारे देश का नहीं वो हमारे लिए मर गया। तो सीधी सी बात है, कोर्ट ही बंद हो गई। अब ये बताओ, अगर कोर्ट ये बंद हो गई तो क्या ये कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकती है? अब कौन सी कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी? सर, जिसके पास अब पावर होगी, जिसके पास अब पावर होगी। इसमें हम ये बात बताएंगे कि भैया अगर इंडिया के बाहर चली गई तो हमारे लिए तो कोर्ट बंद हो गई ना। जी, यह समर्थ, समझ आया? ये सवाल समझ आया? ये कह रहे हैं कि सपोज ऐसा है, एक एग्जांपल मान लो ऐसा ले लेते हैं कि सपोज एक कोर्ट है जो एक कंट्री, एक स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया, एक स्टेट ऑफ इंडिया नाम से एक राज्य है। जिस समय केस फाइल हुआ उस समय ये जो राज्य है ना, ये इंडिया का पार्ट था। पर डिक्री पास होने के बाद, या डिक्री पास के बाद, ये जो राज्य है ना, ये इंडिया का पार्ट नहीं रहा। अब बताओ कौन सा एग्जांपल लगाएंगे इसमें? यही बोलेंगे ना, हमारे लिए तो कोर्ट ही नहीं रहे, अब इंडिया का पार्ट नहीं रहा तो कोर्ट नहीं रही, यही तो बोलेंगे हम। बस यही अपना एग्जांपल बनेगा कि भैया कोर्ट बंद हो गई है, कोर्ट बंद हो गई है, तो मतलब अब इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट? अब सवाल आ जाओ। क्या एप्लीकेशन करना जरूरी है? एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी है क्या डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए? फाइल करना जरूरी है? डिक्री को एप्लीकेशन फाइल करना जरूरी है क्या? नहीं, मेरे को ये बताओ, कोर्ट सुओ मोटो एप्लीकेशन डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती? हाँ, कहाँ गया मार्कर? भाई ये कोई रूल थोड़ी है कि डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एप्लीकेशन करनी है। जनरल रूल तो यही है कि एग्जीक्यूशन कोर्ट खुद से भी कर सकती है। कल ही तो बात की, कोर्ट सुओ मोटो कर सकती है।
अगर कोड खुद से नहीं कर रही तब आप एप्लीकेशन डालोगे। ऐसा थोड़ी है कि अब कोर्ट आपका वेट ही करेगी, कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट खुद एग्जीक्यूट कर देगी। बताओ, है ना? तो सुओ मोटो भी हो सकता है एप्लीकेशन। अगर कोर्ट खुद से नहीं कर रही है तब आप एप्लीकेशन डालो। अब बताओ, एप्लीकेशन ओरल या राइटिंग कैसे भी डल सकती है क्या? मतलब जनरल रूल तो यही है कि कैसे भी डाल सकते हो। वो बात अलग है कि सिर्फ मनी रिकवरी के लिए जो एप्लीकेशन है वो डलेगी ओरल, बाकी सब में एप्लीकेशन कैसे डलेगी? राइटिंग। रूल 11, रूल 11, रूल 10 कि भैया अगर कोर्ट खुद से एग्जीक्यूट नहीं करती तो आप एप्लीकेशन डालेंगे। यस, कोई भी डाउट? हाँ जी, कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब लिखवा दूं या कल इसको फिर क्लास करनी है फिर लिखवाऊं? देखो, जब तक क्लियर ना हो जाए, टॉपिक समझ ना आ जाए, क्योंकि मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, ये एग्जीक्यूशन के अंदर ये जो शुरू का एरिया है ना, बस यही है जो आपको तंग करेगा कि कोर्ट विच पास डिक्री क्या है, कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है, कौन सी, ये जो छोटी मोटी सी बात है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सीधा लॉजिक है, सीधा बातें सुननी है और बात समझनी है बस। उसके बाद कुछ भी नहीं है। समझ आ गया है तो लिखवा देता हूँ, अगर आपको यह कि नहीं भाई कल फिर इसकी क्लास लेना, फिर लिखवाना, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरा यही कहना है, जब तक चीज बहुत क्लियर ना हो, सिर्फ ऐसे कि हाँ हाँ पता लग गया बाद में देख लेंगे, बाद में बोध में कुछ नहीं दिखता। बता दो क्या करना है। डाउट्स हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर अपने कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको आज वाली जो ये क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप सभी को। आप सभी लोग कोशिश करना, ठीक है? क्या कहते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग देखने की, उसको समझने की, और बेरेक्ट मतलब पहले समझ लेना फिर बेरेक्ट से पढ़ने की। देन अपने इसकी कल क्लास फिर कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा इस टॉपिक, और दोबारा बोल रहा हूं, इसको सवाल की तरह 2-3 ना सवाल लिख लो कि किसको बोलेंगे कोर्ट विच पास डिक्री, कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है, कौन सी कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। इस टॉपिक को पढ़ो। इस टॉपिक का जो बेरेक्ट का आपका सेक्शन 37 है, सेक्शन 38 है, उसको अच्छे से पढ़ो, और फिर उन सवालों का जवाब बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेरेक्ट पे रहो, बनाने की, यार कौन कौन सी कर सकती है, इस हिसाब से चलो, मतलब उसके हिसाब से आप लोग जो नहीं, क्लास हो गई, बेरेक्ट हो गई, उसके हिसाब से आप लोग समझने की। वर्डिंग पे मत जाओ अभी, बेरेक्ट में वर्ड टू वर्ड पता, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक बार जितना आपकी बेरेक्ट में लिखा हो ना, एक बार उतना ही बेसिक समझने की कोशिश करो। ठीक है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो एक बार। शब्दावली हो गई, वर्डिंग हो गई, वर्ड टू वर्ड कमांड हो गई, वो समय से बन जाएगी। अभी सिर्फ इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कल फिर क्लास कर लेंगे। यस, नहीं जजमेंट की क्लास नहीं होगी जी। मेरे को थोड़ा 1-2 दिन अभी थोड़ा, आज आज और कल ही है वैसे तो, बट उसके बाद अपनी छुट्टियां आ गई। वैसे तो 3 तारीख तक का था पहले, पर फिर अब उसके बाद शायद 28, एक संडे को, 28 संडे को तो वो लोग 11-12 बजे तक खत्म ही, मतलब मेरे को कल कल और जाना है। उनको एक मेडिकल कैंप है तो वहां पर, तो कल कल और जाना है बस, तो इसलिए आज भी क्लास नहीं है। मैं कोशिश करवा रहा हूँ आप लोग के, तब तक क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं जजमेंट राइटिंग के, तो होप सो मतलब जब छुट्टियां होंगी उसके बाद आपकी जजमेंट राइटिंग की क्लासेस प्रॉपरली विद क्वेश्चंस, आपको पहले से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक मैं कुछ एक चीजें अरेंज करवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो ना यहाँ पे हमारे यहाँ कोई कैंप लगा हुआ है, मेडिकल कैंप है। ये नहीं जैसे संस्थाएं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये सब मिलके लगाते हैं, तो वो मतलब जैसे मैं, मेरे पापा जाते हैं उसमें, तो मैं वैसे ही गया, तो वैसे ही उनके साथ ही था। फिर वो वहाँ पे कुछ लोग थे, फिर उन्होंने कह दिया कि भाई आप भी आओ अगर, वो होता ही है। फिर मैंने कहा चलो यार, अब बोल दिया तो आना पड़ेगा। तो वो थोड़ा वो फंसने वाली सी बात हो गई कि मना भी नहीं कर सकते, अब बोल भी दिया तो अब जाना भी पड़ता है। तो मैं अब क्या करता हूँ, क्लास क्लास लगा के समवेयर अराउंड 8-8:30 बजे चला जाता हूँ फिर, और तो क्या। ये है। ओके जी, वेलकम जी, वेलकम, वेलकम जी।
वेलकम जी। पार्टनरशिप के बाद सोगा, सीक्वेंस में चलेंगे अपने। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद सोगा, फिर उसके बाद मान लो तब तक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन उठा लेंगे अपने, ठीक है, फिर अगर मुस्लिम लॉ हो जाएगा, फिर ऐसे करके अपने सीक्वेंस में चलते जाएंगे। आपकी नहीं मिली है? आपने फोटो नहीं मिली है? फोटोज भेजी थी, व्हाट्सएप पीडीएफ भेजी थी? फोटोज भेजी थी, मैं भी दिखवा लेता हूँ। एक्चुअली ये फोटोज में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगभग के तो मिल चुके हैं क्योंकि मैंने कल ही देखा था, बट फिर भी अगर नहीं मिला है तो मैं खुद आज आपको भेज दूंगा ना। आपकी भी नहीं आई? फोटोज वाली है क्या? ठीक है, मैं खुद भेज दूंगा, मैं याद रख ले रहा हूँ, ठीक है, 3 लोग का है, मैं चेक करके भेज, अगर हो पाए तो भेज दो भाई, क्योंकि उससे क्या मैं फटाफट फॉरवर्ड कर दूंगा तो वो चेक कर देंगे, है ना? अगर हो पाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं आज चेक करता हूँ। वो क्या है, फिर उसको फोटोज को पहले पीडीएफ करना पड़ता है, फिर उसमें अपलोड होती है। जी, ओके ओके। हाँ जी। जुरिस्डिक्शन टू, हाँ, नहीं 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 नहीं, एक नहीं है। देखो सीधा सिंपल सा रूल है, एक है जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट। जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि कोर्ट के पास निष्पादन की शक्ति नहीं है। अब जब कोर्ट के पास निष्पादन की शक्ति नहीं है तो आप कोर्ट से कैसे एग्जीक्यूट करवा दोगे? ये बंद वाली सिचुएशन में आ जाता है। बंद वाली सिचुएशन में क्या है, हालांकि बंद में ये तो नहीं बोलते निष्पादन की शक्ति नहीं है, पर बंद में कहानी ये आ जाती है भाई कोर्ट ही बंद होगी तो निष्पादन करवाओगे किससे? ये जो दो कहानियां बनती है ना, कि कोर्ट बंद हो गई, कोर्ट के पास निष्पादन की शक्ति नहीं है, तो हम बोलते हैं भैया करवाओगे किससे फिर निष्पादन? वहां ये बात आ जाती है। हाँ, मतलब कैसे भी हुआ हो, हम ये तो अपने ऐसे नहीं भाई बंद हो गया, अपने कहते हैं कि भैया ऐसा है, कोर्ट बंद हो गई ना। सपोज आप जहां रहते हैं वहां की कोर्ट ही बंद हो गई, अब उस कोर्ट ने जो फैसले सुनाए थे वो उस कोर्ट से तो निष्पादन करवा ही नहीं सकते, कोर्ट ही बंद हो गई ना। तो यहाँ ये है, दो बातें जो होती है ना, एक कोर्ट बंद हो गई, एक कोर्ट के पास निष्पादन की शक्ति नहीं है, तो वहां तो मजबूरी है ना उस कोर्ट की, वो कोर्ट की मजबूरी होगी कि यार हम बंदी हो गए, कोर्ट की मजबूरी है कि यार हमारे पास तो शक्तियां नहीं रही, तो यही होगा ना रूल। ये बात बनती है। वहीं पर वो ये बोल देना कि यार कोर्ट के पास पावर नहीं है केस सुनने की, तो हम बोलते हैं भैया अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस समय केस फाइल हुआ उस समय तो था ना पावर, तो अब फर्क नहीं पड़ता, अब शक्ति है नहीं है अब फर्क नहीं पड़ता। ये है, सिर्फ दो ही पॉइंट हैं जहां पर जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। कौन सा? एक कोर्ट बंद हो जाए, एक कोर्ट के पास निष्पादन की शक्ति ना हो, ये दो ही पॉइंट है। बिल्कुल, उनमें होगी ये कोर्ट, उसमें इस कोर्ट को माना जाएगा। ठीक है, हाँ, अपने कल फिर क्लास करेंगे, ठीक है, कल इस टॉपिक पे फिर अपने लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको 4 एसेज हैं, आप 4 एसेज कुछ मत करना, आप वो 4 एसेज पढ़ना, बिल्कुल बेसिक पढ़ के आने हैं कि हाँ मेरे को 10-10 पॉइंट पता। फिर उसके बाद आपने लिखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं सब लिखेंगे, कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे हर किसी का ना, आप जब लिखने की कोशिश करो तब आपको पता लगेगा कि समस्या क्या आती है। ऐसा नहीं कि आपको हर किसी को एक ही समस्या होगी, आप में से कोई होगा जिसको ये होगा कि भैया मेरे को लिखना तो मेरे को पता तो सब है, पर मेरे को बस लिखने में दिक्कत आ रही है कि कौन सी चीज इंट्रोडक्शन में डालूं, कौन सी चीज कंक्लूजन में। ये आप में से कोई हो सकता है जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा होगा, मतलब जिसका इंग्लिश का ऐसे हो ना बहुत अच्छा होगा, जिसका हिंदी का ऐसे बहुत अच्छा होगा। अब आप में से जो है जिसका जो चीज अच्छा है वो थोड़ी अपने को बिगाड़ना है, उस चीज को आप अपने हिसाब से करते जाना, मतलब उस चीज पे आपको काम नहीं करना, उस चीज को बस मेंटेन रखना है। जो चीज अपनी कमजोर है ना अपने को सिर्फ उस पर काम करना हो। सपोज हो सकता है आप में से किसी का इंग्लिश अच्छा हो, हिंदी ऐसे अच्छा ना हो, फिर अपने सिर्फ हिंदी पे ध्यान देंगे कि यार अपने को तो कंटेंट पता हो, इंग्लिश कैसे तो अपने अच्छा लिख ही देंगे। आप में से कोई ऐसा होगा जिसकी हिंदी अच्छी होगी इंग्लिश अच्छी, और ये भी हो सकता है किसी के दोनों ही अच्छे ना हो, फिर भैया उसके लिए अपने बोलेंगे कि यार अपने को दोनों तरफ ध्यान देना है। तो एक बार लिख के देखो, कुछ नहीं करना, चार जो ऐसे थे उनको रीड करके आओ, 10-10 20-20 पॉइंट जैसे समझ आए वो याद करके आओ, फिर लिखने की कोशिश करो।
फिर जिसकी जैसी-जैसी समस्या होगी। हाँ जी? आप लोग पढ़ के आओ, चारों कोशिश करो, अपने उसमें से कोई भी 2 पूछेंगे। अब अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि भई ये 2 पढ़ के आओ, तो फिर तो आप रट के आ जाओगे, फिर पता कैसे लगेगा कि कमी क्या है? रट्टा तो यहाँ मार लोगे, पेपर में थोड़ी रट्टा होगा, पेपर में थोड़ी वही ऐसे होगा जो अपने पढ़ के जाएँगे। ये भी तो है ना? तो इसलिए 4 पढ़ के आओ, 2 अपने लिखेंगे उनमें से कोई भी 2, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है? ओके। ओके जी।